हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू टेक द लेक्चर नंबर 8 ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग इसको आज ख़त्म करेंगे प्रोबेबिलिटी को। एक क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जानेंगे प्रोबेबिलिटी का, जो कि एग्ज़ाम में आई थिंक 10th के ऊपर 12th में या फिर कुछ इंटर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है। उसको थोड़ा सा हम समझेंगे, उसके ऊपर सवाल एक लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है। तो आप देखोगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जो स्टार लगा रखा है, 20 क्वेश्चन। 20 से पहले आप 19 देखोगे तो बहुत आसान है। ए चाइल्ड हैज ए डाई विथ 6 फेसेस, सो द लेटर एज गिवन बिलो ABCDE। तो 6 फेस होते हैं डाई के, उसमें 2 फेस पे ए लिख दिया। जो डाई थ्रोन वंस, एक ही बार डाई थ्रो किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। यदि ए आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो ए इस केस में 2 बार आ सकता है, दो तरीके से आ सकता है, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। तो रिक्वायर्ड वेज 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। डी आने की प्रोबेबिलिटी, तो डी तो एक ही बार लिखा हुआ है, तो एक आएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 6, तो 1/6। तो ए आने की हो गई 2/6 और डी आने की 1/6। ठीक है, तो 19 हो गया। 20 पे थोड़ा मूव करते हैं। 20 थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो इसमें बोला गया कि सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। जो रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है, फिगर नंबर 15.6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि कुछ भी इस फिगर में गिराया जाए, इस फिगर के अंदर, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कि वो सर्कल में गिरे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा एरिया का, क्योंकि एरिया टोटल कितना है जो रेक्टेंगुलर का है, 3 आपका लेंथ दिया गया और 2 आपका विड्थ दिया गया है। तो पॉलिटी में जो फॉर्मूला है वही लगेगा, बट इसमें एरिया इंसर्ट कर दिया है कॉन्सेप्ट। तो इंसर्ट जो एरिया किया गया इसमें, ऐसे आप मान लो कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये 3 मीटर आपका लेंथ है, 2 मीटर विड्थ है। एक सर्कल है जिसका, याद रखिए, डायमीटर दिया है 1 मीटर। तो आपसे यदि प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि सर्कल में ही लैंड करे, तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ वेज निकालते थे, बट यहाँ पे तरीका नहीं है, एरिया दिया गया है, तो हम टोटल एरिया निकालेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी में एक कंसेप्ट थोड़ा सा इम्प्रूव्ड कॉन्सेप्ट, कि नीचे जो आता है टोटल नंबर ऑफ वेज आता है, या टोटल एरिया, या फिर कुछ जो भी काम कर रहे हैं उसका टोटल स्ट्रेंथ आएगा नीचे। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगुलर शेप का। एरिया वाले हम लेक्चर में देंगे। लेंथ, रेक्टेंगुलर का जो एरिया निकलता है, लेंथ इंटू विड्थ निकलता है। लेंथ 3 है और विड्थ आपका 2 है, तो टोटल एरिया कितना होगा 3 × 2। ठीक है, ये हम एरिया निकालने का फार्मूला देखेंगे जब हम जो शेप वाले एरिया वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे, तो क्लास में। तो रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया निकलता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो 3 × 2 हो गया। अब सर्कल, वो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि सर्कल में लैंड करे, तो सर्कल में लैंड करने का प्रोबेबिलिटी से मतलब कि वो एरिया निकालो जो सर्कल का एरिया है, क्योंकि सर्कल में गिरेगा तभी। कहने का मतलब कि ऊपर हम लिखते थे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, जितने तरीके से सक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पे तो तरीका है नहीं, तो एरिया दिया गया है, तो वो एरिया निकालो जिसमें गिरने पे वो सक्सेस हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि सर्कल में गिरे, तो सर्कल में गिरे मतलब कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज नहीं, यहाँ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एरिया क्या होगा कि सर्कल में गिरे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया होगा। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r²। तो पाई आर, आर में क्या है 1 मीटर, तो डायमीटर है, तो डायमीटर को आधा करने में रेडियस मिलता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम, जब हम इसका लेक्चर आएगा एरिया का, तो हम देखेंगे। तो डायमीटर है 1 मीटर, रेडियस हो गया 1:2 मीटर, यानी आधा मीटर रेडियस। और पाई r² जो फॉर्मूला होता है सर्कल का एरिया, पाई एक फिक्स नंबर है, और आर जो होता है रेडियस होता है। रेडियस, अब 1 मीटर डायमीटर है तो रेडियस 1:2 हो गया, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस। और उसको पाई आर, आर में रेडियस आ गया और स्क्वायर कर दिए। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो जो आपका 2 यहाँ पे नीचे आ रहा है वो नीचे आ जाएगा, तो 2 × 2, वो वाला 2 नीचे आ गया, और नीचे ऑलरेडी था आपका ये 3 × 6। ये ठीक है, तो ये हो गया।
जो हमने बात करी थी कि एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट लगा था मुझे, इसलिए बता दिया कि एरिया वाला कोई कंफ्यूज ना करे कि एरिया दिया रहता है तो कैसे करते हैं। एरिया में क्या होगा कि टोटल एरिया आ जाएगा नीचे, ऊपर वो एरिया आएगा जिसमें कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी जब भी पूछी, जब भी किसी सवाल में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछा गया, तो उसमें एक एक्टिविटी हुआ है, कोई एक्टिविटी कंप्लीट हुआ तो हम मुझे सक्सेस मिल गया। कहने का मतलब कि चाहे एक बॉक्स में से कुछ निकालना हो, तो एक एक्टिविटी है, बस एक बॉल निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई। एक डाई को यदि अब उछाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि क्या आएगा। एक कॉइन को टॉस किया गया और पूछा गया प्रोबेबिलिटी बताओ, चाहे हेड आने का टेल आने का। तो मतलब कि एक एक्टिविटी है। अब हम थोड़ा सा सीखेंगे कि यदि दो एक ऐसा यदि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो दो एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल समझेंगे। आपको लग रहा है टू एक्टिविटी कैसे होगा, तो यदि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो होने के लिए ही दो एक्टिविटी हो रही है। जैसे आप एक अभी तक हमने सब एक एक्टिविटी का देखा था, ये दो एक्टिविटी हो सकता है, तीन एक्टिविटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो तीन एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है कि पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया, अब बताओ प्रोबेबिलिटी। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम एक्टिविटी को A1 से लिखते हैं। ये एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 3। जब एक्टिविटी नंबर 3 कंप्लीट होगा तब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये सक्सेस हुआ या फेल हुआ। ठीक है, तो अभी हम दो पे ही फोकस करते हैं, फिर तीन पे जाएंगे। तो मान लो दो एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या बताता हूँ, एक्टिविटी 1 है, एक्टिविटी 2 है। तो इसमें यह है कि मान लो कि इसमें कुछ रेड बॉल है, 5 रेड और 6 ब्लू बॉल। इसमें भी है, इसमें मान लो 9 रेड बॉल है, इसमें 7 ब्लू बॉल है। एक्टिविटी आपसे ये बोला गया कि एक रैंडम, इसको बॉक्स 1 बोले, इसको बॉक्स 2 बोले। आपसे पूछा जा सकता है, ये थोड़ा टफ सवाल आता है, मतलब कंपटीशन लेवल पे आता है। ठीक है, बट इसको आप समझ लीजिए ताकि आप जनरलाइज हो जाएं, कभी कुछ भी पूछा जाए तो आपसे, तो आप बता सकें। एक बॉक्स है, इसमें से एक बॉल निकाला जाए, पता नहीं कौन, आंख बंद करके एकदम एक बॉक्स निकाला जाए, इसमें रख दिया गया। दूसरे आदमी से बोला गया कि इसके एक बॉक्स नंबर 1 से एक बॉल निकाल के जब बॉक्स नंबर 2 में रख दिया, और तब तुम बॉक्स 2 से एक बॉल निकालो और वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ या ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये क्या आप देखो कि दो एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। जो बॉक्स नंबर 2 से निकाल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, बट वो डिपेंड कर रहा है बॉक्स नंबर 1 से एक बॉल पहले निकाला गया और बॉक्स नंबर 2 में डाला गया, तब उसके बाद बॉक्स 2 से एक बॉल निकाला गया। तो ये कहाँ दो एक्टिविटी पे डिपेंड किया कि पहला बॉक्स नंबर 1 से निकालो, 2 में डालो और फिर 2 से निकालो। तो अभी तक हमने एक बार देखा था कि एक बॉक्स से एक बॉल निकाल लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही, तो निकाल लेते थे हम। तो तरीका वही है, फॉर्मूला भी वही लगेगा, बट इसमें थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, अब वो दो एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, 3 पे कर रहा है, 4 पे कर रहा है, कितने पे भी कर रहा हो, आप बस ये याद ये रखोगे कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक है, वो यदि दो एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्टिविटी 1 का प्रोबेबिलिटी इनटू एक्टिविटी 2 का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये होता है। यदि मान लो कि एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 का जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा, यानी कि पहले बॉक्स से निकालने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं एक बॉक्स से कितने निकालते हैं। फिर दूसरे बॉक्स से प्रोबेबिलिटी बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। लेकिन आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि ये एक्टिविटी था पहला A1, एक्टिविटी 2 है। ठीक है, अब यहाँ से हम यदि कुछ कोई भी काम करने जाएं, इसके भी तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक्टिविटी 1 कंप्लीट होने के। फिर 2 से हम कुछ काम करने जाएं एक्टिविटी 2 का, उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो अब एक्टिविटी 2 डिसाइड करता है कि प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है। तो ये
यहाँ से पता चलेगा कि मुझे ये एक्टिविटी 2 में डिसाइड है कि इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो ये इसी का आउटपुट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है एक्टिविटी 1 पे। तो एक्टिविटी 1 पे जब डिपेंड कर रहा है तो आप इस ये करोगे तो भी ये निकलेगा, इस रास्ते से जाओगे तो भी ये निकलेगा, और तीसरे रास्ते से यदि कहने का मतलब कि एक्टिविटी 1 में जितने तरीके हैं उन तरीके में से कोई भी एक तरीका होगा तो भी ये एक्टिविटी 2 का जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 का 3 तरीका था, एक्टिविटी 2 का भी 3 तरीका है। ठीक है, बट एक्टिविटी 2 का फाइनल ही बताएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप देखो कि अभी हम देखेंगे कि एक्टिविटी 1 को करने में कितने तरीके हैं, वो उतने तरीके बन सकते हैं एक्टिविटी 2 के फाइनल तक आने में। यानी कि आप ऐसे यदि नंबर से किया जाए, एक्टिविटी 1 प्लस एक्टिविटी 2 का नंबर 1, ये कॉम्बिनेशन बनता है। एक्टिविटी 1 का दूसरा पाथ और प्लस एक्टिविटी 2 का पहला पाथ, एक्टिविटी 1 का तीसरा पाथ और प्लस एक्टिविटी 2 का पहला पाथ, ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे कि एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी के बाद जो की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि एक बॉक्स है जो मैंने पहले बताया था, 5 रेड 6 ब्लू बॉल, यहाँ पे 9 रेड 10 ब्लू बॉल। अब इससे आपसे पूछा जाए कि एक बंदा इसमें से एक बॉल निकाला, इसमें रैंडमली डाल दिया, अब एक्टिविटी प्रोबेबिलिटी बताओ कि इसमें से रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सेकेंड एक्टिविटी में तो फिक्स है कि रेड ही का प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसलिए है। लेकिन जब बॉक्स नंबर 1 से कोई बॉल रैंडमली निकाल के बॉक्स 2 में डाला जाए तो दो तरीका हो सकता है, एक तो रेड बॉल डाल सकता है या ब्लू बॉल डाल सकता है। ठीक है, तो दो तरीका है। तो हम क्या करेंगे कि एक रेड बॉल यदि हम डालेंगे तो एक्टिविटी 1 में क्या तो हम क्या करेंगे कि एक्टिविटी 1 का रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी इंटू एक्टिविटी 2 का रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रेड बॉल डालेंगे तो हम सेकंड में क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये जो हमने बताया था कि मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तब तक करेंगे जब तक कि वो फाइनल एक्टिविटी का फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालना जाए। तो हम रेड बॉल तभी सेकंड बॉक्स से निकालेंगे जब हम एक्टिविटी 1 का रेड बॉल निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, और एक्टिविटी 2 का भी रेड बॉल निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि बॉक्स 1 से ब्लू बॉल आपका गया हो उसमें, तो एक्टिविटी 1 का ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इनटू करेंगे, और एक्टिविटी 2 में तो फिक्स है कि रेड बॉल का ही निकालना है। ठीक है, तो दो प्रोबेबिलिटी निकला, इसको हम बोलेंगे PE1, इसको बोलेंगे PE2। तो हमने ये सीखा कि यदि मल्टीपल एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा हो किसी काम की प्रोबेबिलिटी, तो उन सब एक्टिविटी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब तक जब तक कि वो काम ना हो जाए। तो सेकंड बॉक्स से हम रेड बॉल तभी निकाल सकते हैं जब हम फर्स्ट बॉक्स से हम एक बॉल रेड बॉल निकाल के हम इसमें डालेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि पहले बॉक्स से ब्लू निकाला और इसमें डाल दिया, अब रेड बॉल निकाला इसमें से, तो इसमें भी काम कंप्लीट हो रहा है, इसमें भी काम कंप्लीट हो रहा है, बट इस काम को करने में जितने भी एक्टिविटी पे डिपेंडेंसी रहेगी उन एक्टिविटी का जो प्रोबेबिलिटी होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। तो लेकिन अब देखो कि फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, फाइनल आंसर क्या होगा। इन दोनों को जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे PE1 में, ये जो निकला ये तो निकलेगा, ये भी प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा केस बनता है ये, यानी कि जब हम डिफरेंट एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कोई काम प्रोबेबिलिटी निकालने का, तो डिफरेंट वे के प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे, बट उस काम को करने में जितनी एक्टिविटी इन्वॉल्व है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फाइनल जो आपका प्रोबेबिलिटी निकलेगा PE, वो निकलेगा PE1 प्लस PE2, यानी इन दोनों को सम करने, क्योंकि ये डिफरेंट वे है, एक एक्टिविटी
और दूसरे दो एक्टिविटी पे डिपेंडेंट जो काम है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसका दो तरीका है, ये तो PE1 से कर लो या PE2 से कर लो, बट PE1 करने पे जो डिपेंडेंसी है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो काम करने के लिए जितने भी एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जितने केस बनेंगे उन केस के प्रोबेबिलिटी को सम कर देंगे तो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा। इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बस आप याद रखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? PE वाला। रिक्वायर्ड बेस बटा टोटल। अब इस सवाल में पूछा जाए, यदि पूछा जाए कि एक बॉक्स है बॉक्स 1, एक है बॉक्स 2, एक बंदा बॉक्स 1 से एक बॉल, पता नहीं कौन सा बॉल, निकाल के डाल दिया सेकंड बॉक्स में। अब सेकंड बॉक्स से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो दो एक्टिविटी डिपेंड कर रहा है। तो पहला केस बनेगा PE1 का कि जिसमें कि पहले बॉक्स से रेड बॉल निकाला, और दूसरा केस बनेगा कि ब्लू बॉल पहले बॉक्स से निकाल के इसमें डाला। तो जब पहला केस में हम मानते हैं कि रेड बॉल उसने डाला था निकाल के, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या डाला था, हम मानते हैं, तो जितने केसेस होंगे उनको सम कर देंगे, बट हर केस में जितनी एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो PE1 में हमने माना पहला केस कि रेड बॉल बॉक्स 1 से निकाला, तो पहले बॉक्स से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 रेड बॉल है और 6 ब्लू है, टोटल कितना हो गया? 11। तो पहले बॉक्स से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/11 है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दो कि रेड बॉल जब एक निकल के यहाँ पे आ गया तो रेड बॉल की संख्या कितनी हो गई? 10, क्योंकि पहले बॉक्स से एक रेड बॉल निकाल दिया, दूसरे बॉक्स में डाल दिया, तो दूसरे बॉक्स में रेड बॉल ऑलरेडी था 9, एक पहले बॉक्स से निकाला तो 10 हो गया, तो 10 रेड बॉल हो गया। तो अब एक बॉक्स पहले बॉक्स से रेड निकाल के दूसरे बॉक्स में डाला, तो पहले बॉक्स से निकालने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, पहली एक्टिविटी। दूसरा हम सेकंड बॉक्स से निकालेंगे, सेकंड बॉक्स से यदि रेड बॉल निकाला जाए तो 9 तो पहले था, एक ऐड कर दिया तो 10 हो गया, और डिवाइड बाई टोटल, तो 10 और 9 19 तो पहले था, एक बॉल मैंने रेड डाला तो 20 हो गया। यानी कि रेड बॉल पहले बॉक्स से निकालने के बाद जब हम सेकंड बॉक्स में डाल दिए तो सेकंड बॉक्स में एक रेड इंक्रीमेंट हो गया, उस केस में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 10 10:20 हो गया। तो मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि मेरा फाइनल रिजल्ट था इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना कि सेकंड बॉक्स से निकालो, तो सेकंड बॉक्स से हम जब तभी निकाल सकते हैं जब पहले एक्टिविटी कंप्लीट हो। तो एक्टिविटी जब यदि डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो पहले बॉक्स से प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5:11, फिर जब एक बॉल उसमें चला गया सेकंड बॉक्स में, एक बॉल रेड बॉल चला गया सेकंड बॉक्स में, तो आप उसमें एक एक नंबर बढ़ गया, किसका? रेड का। तो रेड पहले 9 था, अब 10 आ गया, तो 10 होने के बाद रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉक्स से कितनी होगी? 10:20, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरा तरीका ही है, केस ही है कि ब्लू बॉल चला जाए उसमें। तो एक्टिविटी 1 में क्या करेंगे पहले कि पहले किया था एक्टिविटी 1 में कि रेड बॉल गया था, अब हम केस ले रहे हैं कि ब्लू बॉल गया है बॉक्स 1 से निकल के बॉक्स 2 में, तो ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लू बॉल कितने? 6, टोटल 11। इस केस में जब सेकंड बॉक्स में रेड बॉल गया था तो रेड बॉल की संख्या बढ़ी थी, अब इस केस में ब्लू बॉल हम निकाल रहे हैं बॉक्स 1 से और बॉक्स 2 में डाल रहे हैं, तो ब्लू की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो ब्लू कितना था? 10, अब 10 में एक बढ़ा दो ब्लू। तो आप ध्यान देना कि इसको मिक्स मत करना, क्योंकि केस अलग है। पहला केस था रेड का, तो रेड वाला हम हैंडल कर लिए। दूसरा केस है कि ब्लू निकला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी रेड में 10 होगा, नहीं, रेड में 9 ही है। केस ही अलग है कि हम ब्लू निकाल के भेज रहे हैं, पहला केस था कि रेड निकाल के भेज रहे थे तो रेड बढ़ गया। दूसरा केस है थ्रू से हम कर रहे हैं, क्योंकि तरीका अलग है ये। PE2 जिसमें हम ब्लू बॉल एज्यूम कर रहे हैं कि ब्लू बॉल ट्रांसफर हुआ है, तो ब्लू बॉल ट्रांसफर होने का एक्टिविटी 1 में 6/11 हो गया। एक्टिविटी 2 में जब आपका 9 रेड था और 10 ब्लू था, अब ब्लू बॉल ही आया है तो ब्लू में बढ़ेगा। अब ब्लू में बढ़ेगा तो आपका टोटल बढ़ेगा, टोटल में कितना होगा? 10 की 11 9 20, टोटल तो 20 हो गया, बट आया था ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल बढ़ा, रेड तो 9 का 9 ही रहा,
तो 9 का प्रोबेबिलिटी ये हो गया। ठीक है, तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, 5/22 आएगा। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करें, 10, 3, होती है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, कुछ गलती हो तो देख लेना, बस मल्टीप्लाई करना है। अब रेड बॉल सेकंड बॉक्स से निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, जिसमें दो तरीका मिला मुझे, P1 और P2। पहले तरीके में रेड बॉल ट्रांसफर हुआ था, दूसरे तरीके में ब्लू बॉल ट्रांसफर हुआ था। तो इन लेकिन हाँ, हमने मल्टीप्लाई कब किया था, जब जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो जितने एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है उन एक्टिविटी का प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया। बट उस काम को करने का मान लो 10 तरीका है, 2 तरीका है, 5 तरीका है, उन सारे तरीकों का निकाल के इस केस में 2 तरीका निकला था। तो इन सारे तरीकों को निकाल के, क्योंकि पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट का क्या निकलता है, जब हम सारे तरीके का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी कब सम करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं कि किसी काम को की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, वो काम किसी 2-3 एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। मान लो कि यहाँ पे 3 बॉक्स होता, पहले से निकाल के दूसरे में डाला, दूसरे से निकाल के तीसरे में डाला, तो पहले से निकालने का, दूसरे से निकालने का, तीसरे से निकालने का, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो P1 निकलता है। उसी तरह से हम फिर हम केस लेते हैं, कितने केस बनेंगे, तो हर केस का प्रोबेबिलिटी निकाल के हम सम कर देते हैं। मान लो कि किसी काम, मान लो यहाँ पे केस मान लो 10 बन जाता, तो PE10, P10, 10 तरीका निकालते समय, हर हर केस में को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हर एक्टिविटी को, और इन सब 10 को जोड़ देते, तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल जाता है। यानी कि किसी काम की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, वो जितने भी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, उन सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जितने केसेस होंगे उन सब केस को सम कर देंगे, तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। ये थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, ये आपके थोड़ा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। बट ये कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ गए तो प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन कहीं भी कैसे भी आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा लास्ट लेक्चर था प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, और प्रोबेबिलिटी में अभी यहाँ तक। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में आप लिख दीजिए, हम अब उसको एक और वीडियो बना देंगे प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कि सारे कमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको इंटीमेट हो। ठीक है, प्लीज़ हेल्प, एंड आज के लिए थैंक यू।